हेलो एवरीवन, मैं हूं अनन्या स्वराज और आज का लेक्चर है राजनैतिक दल। चलिए शुरू करते हैं। राजनैतिक दल राजनैतिक समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है। राजनैतिक शब्द का प्रयोग परंपरागत रूप से सरकार, राज्य और राजनैतिक संस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार राजनीति का आशय शक्ति विभाजन के प्रयास अथवा राज्यों या राज्यों के अंतर्गत समूहों में शक्ति के विवरण को प्रभावित करने के प्रयास को माना है, लेकिन वर्तमान समाजशास्त्री राजनीति संस्थाओं का अध्ययन मात्र नहीं मानकर समस्त अवलोकनीय व्यवहार यानी ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर को इनसे सम्मिलित करते हैं। राजनैतिक समाजशास्त्री राजनीतिक दल को सामाजिक समूह के रूप में विश्लेषित करते हैं। इन्हें सामाजिक समूह इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें सभी प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। इनकी सदस्यता स्वैच्छिक और औपचारिक होती है। राजनैतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना और अकेले या अन्य दलों की सहायता से सत्ता को बनाए रखना है। इनका सामान्य वैचारिक दृष्टिकोण और इनके संगठन की जन सेवार्थी प्रकृति इन्हें बाकी समूहों से अलग करती है। इसके चलते राजनीतिक दल विविध प्रकार के सामाजिक आर्थिक हितों का भी समायोजित करते हैं। इसलिए इन्हें कई बार उपसंस्कृतियों के रूप में या बहुदलीय सहबंध के रूप में देखा जाता है। जोसेफ शेली सिंगर के अनुसार राजनैतिक दल शब्द 19वीं शताब्दी में यूरोप एवं अमेरिका में मताधिकार और प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं के विकास के परिणाम स्वरूप हुआ था। अगर बात करें हम मैकाइवर की, तो वे राजनैतिक दल को ऐसी समिति के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी सिद्धांत या ऐसी किसी नीति के समर्थन में संगठित होती है जिससे वह संवैधानिक उपायों से शासन की निर्णयकारी वस्तु बनाने का प्रयास करती है। अगर बात करें जोसेफ शुम्पीटर की, तो वे निर्वाचकीय प्रतियोगिता पर बल देते हैं। इनके अनुसार हर राजनैतिक दल का प्रथम उद्देश्य सत्ता प्राप्ति के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए अन्य दलों पर हावी होना है। सोशियोलॉजिस्ट F.W. रिग्स के अनुसार दल वह संगठन है जो विधानमंडल के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को मनोनीत करता है। डाउसे तथा ह्यूज ने भी विधानमंडलों के लिए प्रत्याशियों को मनोनीत करना दल का प्रमुख लक्षण बताया है। अब बात करते हैं राजनैतिक दल की विशेषताओं के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला है, राजनैतिक दल ऐसा संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य राजनैतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उपसंरचनाएं और समितियां होती हैं जो भौगोलिक सीमाओं, सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होती है। तीसरा है, हर राजनैतिक दल में अल्पतंत्र होता है। देखा जाए तो पहली अवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण कुछ अनुभवी नेताओं के हाथ में होता है जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, और दूसरी अवस्था में
दल का संगठन एक विशेष स्तरीकरण व्यवस्था में विभाजित होता है और हर स्तर पर कुछ स्वायत्तता पाई जाती है। चौथा है, दल में सदस्यता निरंतर बनी रहती है। तो ये थे 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि राजनीतिक दल से संबंधित हैं। राजनीतिक दल का गठन समाज व्यवस्था की 2 विशेषताओं द्वारा पाया जाता है। पहला है, राजनीतिक शक्ति का आधार वोट होता है, यानी सरकार का निर्धारण मतदान प्रणाली से किया जाता है। और दूसरा है, विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। अगला देखते हैं हम लोग राजनीतिक दल की संरचना के बारे में। तो मॉरिस डुवर्जर ने दल के संगठन को 4 वर्गीकरण में समझाने की कोशिश की है। पहला है समिति या फिर कॉकस, जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा है शाखा या फिर हम इसे ब्रांच कहते हैं। तीसरा है कोष्ठक या फिर इसे हम सेल कह सकते हैं। और चौथा है नागरिक सेना या फिर जिसे हम मिलिशिया भी कहते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी वर्गों को देखेंगे। पहला है समिति या फिर कॉकस। तो कॉकस दल के जाने पहचाने लोगों का एक लघु समूह कहा जाता है, जो न अपने विस्तार और न ही अपनी भर्ती में रुचि रखते हैं। वास्तव में यह एक बंद समूह होते हैं, जिसकी प्रकृति अर्धस्थायी होती है। केवल चुनाव के समय ही कॉकस अधिक सक्रिय होते हैं और चुनाव के बीच के समय में निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा है शाखा या फिर ब्रांच दल। ब्रांच दल पश्चिमी यूरोप में मताधिकार के विस्तार का परिणाम है। इसका संबंध जनता से होता है और कॉकस की तरह यह एक बंद समूह नहीं होता है, क्योंकि इनमें गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए यह अधिक से अधिक सदस्यों की भर्ती में हमेशा रुचि रखता है। इनकी राजनीतिक सक्रियताएं केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं होती हैं, परंतु निरंतर चलती रहती हैं। ब्रांच कॉकस की अपेक्षा बड़ा समूह होता है, इसलिए इसका संगठन अधिक होता है और इसमें कॉकस की अपेक्षा अधिक एकीकरण पाया जाता है। इसमें संस्तरण और कर्तव्यों का विभाजन स्पष्ट होता है और स्थानीयता एवं संकीर्णता का भी आभास पाया जाता है। इसमें अधिकतर केंद्रीकृत दल संरचना होती है और प्रारंभिक इकाइयां निर्वाचन क्षेत्रों की ही भांति भौगोलिक आधार पर संगठित होती हैं। जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी संगठनात्मक आधार पर ब्रांच दल का एक अच्छा उदाहरण है। अगला देखते हैं। तो तीसरा प्रकार है कोष्ठक या फिर सेल, जो क्रांतिकारी साम्यवादी दलों की खोज है। यह ब्रांच की अपेक्षा काफी छोटा समूह होता है और इसका आधार भौगोलिक न होकर व्यावसायिक होता है। व्यावसायिक आधार के कारण सेल किसी स्थान पर कार्य करने वाले सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है। कारखाना, दफ्तर और प्रशासन आदि इसके अंग हो सकते हैं। चूंकि सेल उन सदस्यों का समूह है
जो एक ही व्यवसाय में लगे हुए हैं तथा जो हर रोज कार्य के समय मिलते हैं, इसलिए इसके सदस्यों में दलीय एकता अधिक होती है। सेल का संगठन षड्यंत्रकारी होता है और यह गुप्त सक्रियता के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम होता है। इसकी गुप्त सक्रियताएं मुख्यतः राजनैतिक होती हैं और सदस्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। लेनिनवाद दल इस दल का उदाहरण है। आगे देखते हैं चौथा प्रकार, जो कि है मिलिशिया प्रकार का संगठन। यह एक प्रकार की निजी सेना है जिसके सदस्यों को सैनिकों की तरह भर्ती किया जाता है और जिन्हें सैनिक संगठन की तरह अनुशासन में रहना और प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसकी संरचना भी सैनिक संरचना के समान होती है, यानी कि इसके सदस्य सेना की तरह टुकड़ियों, कंपनियों और बटालियनों से संगठित होते हैं। मिलिशिया की चुनाव और संसदीय गतिविधियों में कोई रुचि नहीं होती है। हिटलर के सैनिक और मुसोलिनी की क्रांतिकारी मिलिशिया इस प्रकार की संरचना का उदाहरण है। आगे अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों का सामाजिक संगठन। आधुनिक समाज में राजनीतिक दलों का गठन विविध आधारों पर किया गया है। राजनीतिक दलों के निर्माण में मनोवैज्ञानिक आधार यानी कि मानव स्वभाव प्रवृत्ति प्रमुख है। मतैक्य और संगठन मानव स्वभाव की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। समान स्वभाव और मूल्यों वाले व्यक्ति संगठित होकर राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं और फिर उन मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कुछ व्यक्ति रूढ़िवादी व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उदारवादी दलों का निर्माण करते हैं, जबकि कुछ लोग विगत युग की पुनर्वृत्ति की आकांक्षा के आधार पर प्रतिक्रियावादी दलों का निर्माण करते हैं। धर्म की राजनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज भी अनेक देशों में धार्मिक नेता और पदाधिकारी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। राजनीतिक दलों के सामाजिक संगठन में धर्म प्रमुख भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, जनसंघ हिंदू महासभा, ये सभी धर्म की राजनीति से जुड़े थे। राजनीतिक दलों के निर्माण में क्षेत्रीयता और प्रादेशिकता भी एक प्रमुख आधार है। प्रादेशिक हितों की रक्षा के लिए और प्रादेशिक समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए कुछ प्रादेशिक दलों का निर्माण होता है। राजनीतिक दल आर्थिक या वर्गीय आधारों पर भी संगठित होता है। मार्क्स के अनुसार राजनीतिक दलों और वर्गों का परस्पर संबंध राज्य और राजनीति के सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु होता है। इसके उदाहरण हैं ब्रिटेन में श्रमिक दल, भारत में मजदूर दल। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सामाजिक संगठन को जाति हमेशा से प्रभावित करती रही है। स्वतंत्रता से पहले जाति मुक्ति का आंदोलन राजनीतिक दलों के गठन को प्रभावित करना रहा है। उदाहरण के लिए दलित वर्ग कल्याण लीग, जस्टिस पार्टी इसके प्रमुख उदाहरण है। स्वतंत्रता के पश्चात निर्वाचन प्रतियोगिता में जाति राजनीतिक गतिशीलता लाने वाला प्रमुख सामाजिक आधार बन गया। जातीय संलयन और जातीय विखंडन राजनीतिक प्रक्रियाओं में
केंद्रीय भूमिका निभाने लगी। सभी राजनीतिक दल जातीय जनगणना के आधार पर उम्मीदवारों को तय करने लगे। वर्तमान समय में जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के गठन का प्रमुख आधार है। इसका उदाहरण है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। दलीय संगठन में विचारधारा भी प्रमुख भूमिका निभाती है। समाजवादी, लेनिनवादी और माओवादी विचारधाराओं पर आधारित अनेक दलों का निर्माण भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषता रही है।